नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार पुनः आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अपने ही YouTube चैनल यानी PR पंकज सिंह पर ही आगामी दिनों में ज़्यादातर विषयों की क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसलिए उसी नज़रिए से आज हम मैथ की क्लासेज आज से शुरू करने जा रहे हैं। मैथ के लिए हम एक अच्छे टीचर, एक अनुभवी टीचर आपके सामने लेके आएंगे, जो कि आपके लिए, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल मेथड से आपको समझाएंगे टॉपिक वाइज मैथ के हर एक सब्जेक्ट, मैथ का हर एक टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये मैथ बहुत ही विद्वत तरीके से समझ में आएगी। और जैसा कि मैथ का एक बड़ा क्राइटेरिया आता है किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी के, स्पेशली एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर मैथ एक मेजर रोल प्ले करती है। इस नज़रिए से मैथ का आना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ जिस लेवल के आप अभी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे यहाँ पर एसएससी की तैयारी करने के वाले जुड़ते हैं, तो और एसएससी में इंग्लिश मैथ एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इसलिए मैं मैथ के लिए एक स्पेशलिस्ट, मैथ के अर्थात ये कह लो गणितज्ञ के रूप में आपके सामने एक नए टीचर को मैं आज उपस्थित कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा उनके साथ और आप बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस करेंगे उनके साथ। जुड़ाव एक अच्छा सा, किसी प्रकार का कोई अलगाव नहीं समझ में आएगा। जैसा आप मेरे चैनल मेरे साथ महसूस कर रहे थे वैसा ही और उससे भी अच्छा हो सकता है। तो हम आपके सामने उनको अब ले ही आते हैं। तो आइए पीयूष सर से आप मिलिए आप सभी, और वो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद। ये है पीयूष सर, और पीयूष सर जो कि इन्होंने MSc कर रखी है मैथ से, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स मैथ की ये सॉल्व करेंगे। और आप जब चाहेंगे तभी अच्छा दे पाएंगे। रीज़न, जब आप सवाल पूछोगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछोगे, तभी कुछ बेहतरी कर पाएंगे आपके लिए। अन्यथा इन्हें जो भी आता है वो तो अपना बेस्ट देंगे ही, लेकिन इनसे बेस्ट निकलवाने के लिए, इनसे बेस्ट लेने के लिए आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप सवाल नहीं कर सकते हो, और सवाल करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पीयूष सर से आपसे मिलिए, उनके अनुभव आप अपने साथ साझा करिए, और उनके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, जो कि बहुत ही परीक्षा उपयोगी हैं, उन सभी के साथ आप उनसे जुड़िए। साथ ही एक क्लास भी इनके देंगे आपको। आप अपना व्यूज़ दीजिए कमेंट्स के माध्यम से, कैसा लगा आपको इनकी क्लासें। तो पीयूष सर से कुछ बातें करिए अपनी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा पंकज सर ने ये निमंत्रण मुझे दिया अपने चैनल पर कि आप सर मैथ्स का सेक्शन देखिए। तो बहुत दिन से ये बात चल रही थी, मेरी पंकज सर से बात भी हो चुकी थी कि आप सभी को जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं, NTPC का एग्ज़ाम है, UPSI की आने वाली हैं, और भी कई सारी वैकेंसीज़ हैं, SSC CGL आने वाला है, CHSL तो हो चुका है, तो ऐसी कई सारी वैकेंसीज़ हैं जिनमें CPO का एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है। तो कई सारी वैकेंसीज़ हैं जिसमें मैथ्स का रिक्वायरमेंट बड़ा ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो सर की भी बड़ी गुजारिश थी, सर की भी बड़ी मंशा थी कि मैं उनके चैनल पर आऊं और आप सबके लिए लाभान्वित करने वाला वीडियोज़ अपलोड करूं। तो मेरा नाम पीयूष कुमार सिंह है, मैंने फिजिक्स से MSc कर रखी हुई है, मैथ्स में पढ़ाता हूँ कॉम्पिटिशन क्राइटेरिया में। तो अरिथमेटिक का पोर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बड़ा बेहतर टॉपिक्स हैं इसमें, इंक्लूड करते हैं। तो कई सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं, लेकिन पहले आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, खासकर उनमें बहुत सारे टीचर्स को या बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या टीचर्स डिस्क्राइब करते हैं तो उसका मेथड इतना लेंदी होता है कि बच्चों को परेशान कर देता है। तो बच्चे उसे बड़ी चीज़ समझने लगते हैं कि इंटरेस्ट के टॉपिक जो होते हैं, ब्याज के टॉपिक जो होते हैं, बड़े टफ होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझें बात को, अगर आधारभूत तरीके से समझें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक किसी दिन पढ़ेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये टफेस्ट टॉपिक माना जाता है कि बच्चों को टफ बहुत लगता है। तो आप सभी का स्वागत है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं एक पहले टॉपिक से,
जिससे आप मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका, और टफेस्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं। जनरली ऐसा होता नहीं है, जब भी वीडियोज आपको स्टार्ट मिलती हैं तो किसी आसान टॉपिक से, लेकिन मैं टफ टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन उसका तरीका मेरा बड़ा आसान होगा। आप उसको समझिएगा, देखिएगा और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो पहला टॉपिक है आज कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज नहीं पढ़ेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे पहले, और चक्रवृद्धि ब्याज से घूम करके वापस से यू टर्न मान करके हम साधारण ब्याज की तरफ पढ़ेंगे। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये माना जाता है बच्चों के द्वारा खासकर, और कुछ टीचर्स के द्वारा, कि ये बड़ा टफ टॉपिक है। इसमें कॉन्सेप्ट जो हैं बड़े टफ हैं, तो मैं उसको मॉडरेट करना चाहता हूं। बड़ा आसान टॉपिक है, किस्तों में जिंदगी चल रही है, वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ते हैं। तो मैं जनरल ओवरव्यू देता हूं इसका कि क्या है आखिर में एसआई और सीआई। पैरेलली एसआई के बारे में कुछ कुछ चीजें हम जान लेंगे, ब्रीफ टॉपिक जब भी कभी पढ़ेंगे, जब कभी मौका आएगा। लेकिन अभी हम कुछ कुछ एसआई और सीआई में कंपेयर करके आपको दिखा रहे हैं कि है क्या एक्चुअली में। तो जब भी आप किसी भी बैंक के पास जाएं, किसी भी कंपनी के पास जाएं, 100 रुपए सपोज दैट आपने उसको प्रिंसिपल दिया, तो ये क्या हुआ, आपके पास मूलधन हुआ। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब आपने 100 रुपए दिया, उसने कहा भाई साहब 10% इंटरेस्ट रेट मिल रही है। इसको क्या बोलोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या बोलोगे हिंदी में, दर। ये पी मतलब क्या होता है, पी का मीन्स होता है मूलधन। आपने जो एक्चुअल प्राइस सबमिट की है, जिस पर आपको ब्याज मिलने वाला है, तो 10% रेट हो गई। तो आप जानते हैं 10% इसका अगर वैल्यू निकालोगे तो 100 का 10 कितना हो जाएगा, 10 रुपए। इसका मतलब पहले साल का साधारण ब्याज कितना आया, 10 रुपए। और ये हम भली भांति जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हर साल सेम प्राइस पर मिलता है। जो 100 रुपए आपने जमा किए, यही मूलधन पर हर बार ब्याज मिलेगा। आप कितने भी वर्षों के लिए जमा कर दो, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी नेक्स्ट ईयर भी 10 रुपए ही ब्याज मिलेगा, अगले साल फिर 10 रुपए ब्याज मिलेगा, अगले साल फिर 10 रुपए, और तब तक मिलता रहेगा जब तक कि आपने उस धन को जमा किया होगा। इसका मतलब हर बार पहले धन कितना रहा होगा, 100 रुपए। एक साल बाद कितना हो जाएगा, 110 रुपए। क्यों, क्योंकि इसमें 10 रुपए ब्याज जुड़ गया। फिर अगले साल 120 रुपए, फिर क्या हुआ, 10 रुपए ब्याज जुड़ गया। फिर अगले साल क्या होगा, 130 रुपए, फिर क्या हुआ, 10 रुपए ब्याज जुड़ गया। तो आप देख पा रहे हो कि गैपिंग सेम है हर जगह। गैपिंग सेम होती है तो हमने मैथमेटिक्स में, गणित में एक श्रेणी पढ़ रखी है, एक सीरीज पढ़ रखी है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। नाम से ही शो हो रहा है समांतर, दैट मीन्स समान अंतर। देखो हर जगह डिफरेंस सेम है। जब डिफरेंस सेम है तो जो एसआई का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ कुछ वो बिहेव करता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। और ये श्रेणी जो होती है जोड़ या घटाने के नियम पर चलती है, प्लस और माइनस का सीरीज पर चलती है। जैसे मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। तो इस तरह से आपका चलता है, ब्याज भी चलता है। कैसा ब्याज, साधारण ब्याज। मैं जोड़ कहां से रहा हूं, आप देखिए कि मैं सीढ़ी से जोड़ रहा हूं, वहीं से क्वेश्चन कई सारे सॉल्व करूंगा। कुछ टीचर बता देते हैं कि ऐसे लगेगा, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, बेस क्या है, अगर जब तक आप उसका रीजन नहीं जानोगे तो आप लंबे समय तक उसको याद नहीं कर पाओगे। मेरी वीडियो को बनाने का यही मतलब है कि आपको एक्चुअली में मैथ आए, आप बेसिक उसकी पकड़ पाए और फिर आप अपने आप को इंप्रूव कर पाए मैथमेटिक्स में। तो आपने देखा कि एसआई में क्या हुआ, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ऐसे अमाउंट अगर बढ़ते रहते हैं तो हर जगह ब्याज बराबर है। इसका मतलब आपने एक बार पैसा जमा कर दिया, जीवन भर आपको उतना ही ब्याज जितना कि आपने पहली बार में पाया था वही मिलता रहेगा। लेकिन साथियों हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। जो एसआई के लॉजिक हैं वो सीआई में काम नहीं करेंगे। सीआई में कैसे काम करेगा उसके बारे में जानते हैं हम। चलिए देखते हैं कि सीआई के बारे में कैसे कॉन्सेप्ट आता है। आपने 100 रुपए अब की बार फिर से जमा करने गए और अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, सीआई पर थी, चक्रवृद्धि ब्याज, और दर कैसी है, वार्षिक ही है।
तो दर कैसी है, R% रेट है, लेकिन ये कैसी रेट है, CI पर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर है। आपने ये प्रिंसिपल जमा किया, जब आपने प्रिंसिपल जमा किया तो 10% रेट है, तो पहले साल तो आपको 10 रुपए ही ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिला, 10 रुपए, लेकिन डिफरेंस यहीं से क्रिएट होता है। CI और SI में डिफरेंस यहीं से क्रिएट होता है। SI में मैंने आपको बताया कि वो AP की तरह बिहेव करती है, चलती जाती है, जैसे चींटियों की श्रेणी चलती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। डिफरेंस दोनों के बीच में, दो कंसेक्यूटिव के बीच में, दो लगातार के बीच में डिफरेंस सेम रहता है। तो वही चीज CI में नहीं होती है। CI में गैप अचानक से बढ़ जाता है। कैसे, तो जो नई राशि कितनी होगी, आपने 100 रुपए जमा किया, 10 रुपए ब्याज मिले, तो दूसरे साल आपको कितने रुपए आपके पास हो गए, 110 रुपए। एक साल बाद आपके पास कितना रुपए तैयार हो गया, 110 रुपए। अब जो नया ब्याज लगेगा, नई दर लगेगी, वो किस पर लगेगी, इस राशि पर लगेगी, ना कि इस पर। अगर इस पर लगता तो ऐसा ही होता, यानी कि 110 पर 10% आपको ब्याज मिलेगा। तो हमको पता 10% निकालना, जीरो कट जाएगा, कितना बचे, 11। तो 11 रुपए जब हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 121 रुपए। यही डिफरेंस आ गया जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। यही अंतर आ गया कि एक साल के बाद तो सेम चीज हुई। 100 रुपए आपने SI में जमा किया, तब भी 110 हुआ, क्योंकि 10 रुपए ही ब्याज मिला था। 100 रुपए आपने CI में जमा किया, तब भी 110 हुआ, क्योंकि 10 रुपए ब्याज मिला। यानी कि मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक साल में समान होते हैं। चूंकि नेक्स्ट कोई ईयर आया नहीं, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने की संभावना भी खत्म हो गई। लेकिन अगले एक साल के बाद फिर 10 रुपए मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो SI है वो सेम चलता है, लेकिन CI नए वैल्यू पर चलता है। तो नई वैल्यू कितनी हो गई, 110, और इस पर 10% क्या हुआ, इंटरेस्ट, तो कितनी हो गई, 121। मैं यही आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि जो CI होती है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये GP सीरीज की तरह बिहेव करती है। किस तरह, GP सीरीज। जो भी आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आपने रीजनिंग कभी पढ़ रखी हो, तो उसमें AP GP का टीचर कभी कभी जिक्र करते हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। हमको पता है कि जो गुणोत्तर श्रेणी होती है वो मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन की श्रेणी होती है, गुणा या भाग की सीरीज होती है। जैसे मैंने लिखा 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि गुणोत्तर श्रेणी में सार अनुपात बराबर होता है, रेशियो बराबर रहता है। और वहां पर SI के केस में क्या होता है, SI के केस में AP चलती है। मैं पैरेलल दोनों चीजें समझा रहा हूं आपको, AP भी समझा रहा हूं और GP भी, मतलब मैं SI भी समझा रहा हूं आपको और CI भी क्रमशः समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर रेशियो सेम होता है। आप आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म डिवाइड करो, क्या मिलेगा, 2 की पावर 2/2, यानी कि 2 मिलेगा मुझे। यहां कहीं 2 की पावर 4/2 की पावर 3, क्या मिला मुझे, 2 मिला। यानी हर जगह सेम रेशियो है। हर जगह रेशियो क्या है, हर जगह रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या है, जब हर जगह रेशियो सेम है, इसका मतलब ये CI का कॉन्सेप्ट है। CI कैसे चलती है, GP की तरह, मतलब पावर में चलती है ऐसे ये। और SI की चलती है, SI चलती है स्ट्रेट लाइन। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा जो SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो स्ट्रेट लाइन चलती है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्लास स्टार्ट करने से पहले केवल तन मन धन से बैठ जाएं और दिमाग से अपने आप को स्थिर करके चीजों को समझें। केवल एक क्वेश्चन लगा देने से, 4-5 ट्रिक पढ़ लेने से, कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से मैथमेटिक्स नहीं आ जाती है। मैथमेटिक्स के पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है। और मैं बार बार कहता हूं, एक बार आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गई तो आपको कई सारे फंडे जीवन के आसान हो जाते हैं। संघर्ष में आप जब खड़े होते हैं तो मैथमेटिक्स वहां काम आती है, साइकोलॉजी काम आती है, आपकी और कोई सब्जेक्ट्स वहां पे काम नहीं आते हैं। तो हम लोग CI पढ़ रहे हैं, तो CI के बारे में बेसिक नॉलेज हमको ये हो गई कि SI और CI में आखिर अंतर क्या है, कैसे उसके क्वेश्चंस और उसकी प्रकृति, उसकी नेचर कैसे चेंज होती है। तो मैंने बार बार बताने की कोशिश की है कि SI क्या है। SI आपकी AP को शो करती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि डिफरेंस सेम रहता है। अंतर हमेशा जोड़ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, कोई चीज 2 से 5 हो गई तो अंतर हुआ है, कोई चीज 5 से 2 हो गई तब भी अंतर हुआ है। यानी प्लस अथवा माइनस की सीरीज होती है SI की, AP की, लेकिन गुणा या भाग की सीरीज होती है कौन सी, CI की होती है। इसी कॉन्सेप्ट का मैं प्रयोग करूंगा और आगे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं।
अब इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे जैसे मैंने कहा आपके सामने कि आपके सामने रेट दे रखी हुई है, आपके सामने रेट दे रखी हुई है 12.5%। अब मुश्किल ये है कि कई सारे बच्चों को ये 12.5% का मतलब नहीं समझता। अब वो 12.5% को बार बार लिखेंगे, 12 दूना 24, 1 25 बटे 2% का मतलब 1/100, 25 चौको 100, 1/8। ये मैंने फिर भी जल्दी कर दिया। तो कई सारे बच्चे जो अपना अहम समय होता है, मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि जो मैथमेटिक्स में आप टाइम सेव नहीं करते हो तो आपका क्वेश्चन लगाने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी पेपर में 4 घंटे दे दिए जाएं, 3 घंटे दे दिए जाएं तो सारे बच्चे वहां टॉपर्स निकलेंगे। लेकिन इसलिए उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनमें अंतर पैदा करने के लिए बच्चों का IQ लेवल टेस्ट करने के लिए समय कम दिया जाता है और प्रश्न ज़्यादा दिए जाते हैं, ताकि आप अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने IQ का, अपनी स्मार्टनेस का प्रयोग करके जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लाएं। तो अगर कोई बच्चा है वो केवल 12.5% को सॉल्व करने के लिए 1/8 लेके आ रहा है और फिर क्वेश्चन में जा रहा है तो टाइम टेकिंग है। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि आप कुछ ना आए, अगर मैथमेटिक्स में आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स, यानी आपको 30 तक के वर्ग याद हो जाएं। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपको कम से कम 15 तक के क्यूब्स याद हो जाएं, आपको घन याद हो जाएं। तो ये क्या करेंगे, आपकी कैलकुलेशन को इजी कर देंगे। और कुछ थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप उनका प्रयोग करके आसानी से अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। जब तक ये नहीं करेंगे तो आप यही करें जैसे मैंने किया अभी, 12.5% को आप 2-3 मिनट में सॉल्व करके या 40-50 सेकंड में भी सॉल्व करो, टाइम लगा। मैं इस चीज को बता रहा हूं कि आपको ये वैल्यू यहां से डायरेक्टली ये मालूम होनी चाहिए। परसेंटेज की वैल्यू आपकी उंगलियों की पहली पोरों पे होनी चाहिए। आप जल्दी से सोचो और फटाक से लिख दो। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास 12.5% दर है, और मैंने बता दिया कि 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। ये वैल्यू आपको तुरंत पता होनी चाहिए। तो मैंने लिखा आपके सामने क्या, 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है, मैंने कहा 1/8। अब सपोज किया कि समय दे दिया आपके पास 2 साल और आपसे पूछ रहा है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकाल सकते हो तो आप कैसे निकालोगे। तो मैंने कहा कि चलो करके देखते हैं। हाँ, एक चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला होता है जिसका मैं प्रयोग कभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जान लो कि ये होता है A = P × 1 + R/100 की पावर n। जो लेटेस्ट यहाँ पे यूज हुए उनका मतलब मैं बता दूं आपको कि एक का मतलब होता है कि मिश्रधन कितना हुआ, यानी मूलधन प्लस ब्याज। इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है प्लस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट कैसा, CI वाला इंटरेस्ट। P जानते ही आप क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी कि इसको बोलते हैं मूलधन। R जानते ही आप क्या है, R दर होती है, और N क्या होता है, समय। लेकिन मैं इस फार्मूले का प्रयोग, या आप भी इस फार्मूले का प्रयोग ना के बराबर करेंगे, क्योंकि यही तो हमारा बेस है। और मगर बेस को ही अगर मैं बार बार अप्लाई करता रहूं तो फिर स्मार्टनेस कहां से आएगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के नए तरीके कहां से आएंगे। इसलिए मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं कहां था, मैंने कहा कि रेट कितनी है, 12.5%। वैल्यू कितनी होती है, 1/8। समय कितना दिया हुआ है, 2 साल। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम कि अगर ये मैंने पहले बता दिया कि जो एक्चुअल में जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। जो आपके पास मूल राशि है, जो आपके पास फंडामेंटल पहले से ही मौजूद है, वही आपके पास जो हर होता है। यानी 8 रुपए आपके पास पहले से मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रिंसिपल है, ये आपके पास मूल धन है। क्लियर। और 1 रुपए क्या हो रहा है, दर है। 12.5% दर है, इसका मतलब आपको 1 रुपए मिल रहा है। अगर एक किस्त जमा करनी होती, आपको लोन लिया होता तो घटता आपसे, ठीक है, लेकिन वो मिलता है उसको। इसका मतलब इंटरेस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। आप या तो पाएंगे इंटरेस्ट या पे करेंगे तो कोई ना कोई तो पाएगा ही, यानी इंटरेस्ट पॉजिटिव लो। तो 12.5% दर का मतलब क्या हुआ कि 1/8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, वो भी 1 साल में। तो 8 रुपए आपके पास मूलधन हो गया। इसको मैंने क्या लिखा, अमाउंट लिख दिया। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से यहां तक। अब मैंने क्या लिखा, 1 रुपए जुड़ रहा है इसमें, 1 साल की बात है ये, तो कितना हो गया, यहां प्रिंसिपल होगा
और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट तो तुमको बताया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 8 में 1 जोड़ दो 9, तो 1 साल की बात हुई बच्चों। अब यही प्रक्रिया चूंकि समय 2 साल रखा हुआ है तो एक बार और होगी, इसका मतलब फिर से ही प्रक्रिया होगी। मैंने कहा था ना कि रेशियो सेम होता है, मैं सीआई पढ़ रहा हूं तो फिर वही कॉन्सेप्ट में अप्लाई करूंगा। 8 से कितनी हो गई, 8 से क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 8 से क्वांटिटी फिर से 9 हो गई। एक चीज मैंने और आपको बताई थी, मैं बिल्कुल बेस लेके चल रहा हूं, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं सीआई के केस में। आप केवल समझते रहो चीजों को बारीक से, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम है अगर किसी भी मैटर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो 8 से 9 हो गई राशि 1 साल में फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में लिख दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, सेकेंड ईयर में लिख दिया, इसका मतलब आसानी समझ में आ जाए। तो 8 से 9 कोई राशि हो गई, फिर 8 से 9 हो गई। पहली क्लास है, मैं इसलिए स्पीड बहुत स्लो करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हम स्पीड भी अपने आप मेंटेन कर लेंगे, ओके। तो 8 से 9 हुए, 8 से 9 हुआ। मैंने पढ़ रखा है कि जो सीआई होता है वो जीपी की तरह बिहेव करती है, यानी गुणा और भाग की सीरीज है, जोड़ घटाने की सीरीज नहीं है। तो कर लो, 8 अट्ठे 64, यानी 64 रुपए आपके पास पहले मौजूद थे और 2 सालों बाद कितने हो गए, 2 सालों बाद हो गए वो कितने, 9 नहीं 81। इसका मतलब आपने 64 रुपए बैंक में जमा किए थे और वो हो कितने गए, हो गए वो 81 रुपए। इसका मतलब ये आपके सामने क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू थी, ये क्या हो गया, अमाउंट। तो अंतर कितना आया, तो आप कहोगे 64 7 71 और 71 10 81, यानी 17 रुपए क्या हो गए आपके पास, 17 रुपए ही ब्याज में मिले हैं। और कैसा ब्याज है ये, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसी को मैं क्या बोलूंगा, सीआई बोलूंगा। बोलो यहां तक आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो 17 रुपए क्या हो गया मेरे पास, चक्रवृद्धि ब्याज। 64 रुपए मेरे पास क्या है, 64 रुपए मेरे पास मूलधन है, और 81 रुपए मेरे पास क्या है, 81 रुपए मेरे पास अमाउंट हो गया। लेकिन इस फंडे में, इस कॉन्सेप्ट में एक जगह प्रॉब्लम भी आएगी। अगर मान लो यही चीज 3 साल के लिए देता, मैं थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूं, अगर यही चीज 3 साल के लिए देता, क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बार केवल राशि और बढ़ जाएगी। आप समझना ध्यान से, फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 8 से 9। सेकेंड ईयर में भी कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर में भी 8 से 9 हो जाएगा। और थर्ड ईयर में भी, चूंकि 3 साल की बात हो गई, थर्ड ईयर में फिर से क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर में फिर से 8 से 9 हो गया। फिर वही चीज, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 8 का क्यूब कितना हुआ, 512, 9 9 81 9 729, ये भी मुझे पता हो गया, ठीक है। आपको क्यूब आने चाहिए। तो एक चीज मैं और सीख रहा हूं कि अगर किसी भी राशि में और 3 साल बाद उस राशि में अनुपात कितने हैं, 512 अनुपात 729 का, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर मैं दोनों के घनमूल निकाल दूं तो फिर से मैं 1 साल में पहुंच जाऊंगा 8 अनुपात 9। मैं आपको बताऊंगा कई सारे टफ क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा साथ ही साथ बता भी दूं कि ये कॉन्सेप्ट जो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे समय 3 साल था, मैं उसको फिर से उसी भांति लिख देता हूं। मैंने क्या कहा कि आप देख पा रहे हैं कि 8 अनुपात 9 कोई चीज थी, और 3 साल बाद, 3 साल बाद कितनी हो गई, 3 साल के बाद 512 अनुपात 729 हो गई। इसका मतलब कि अगर सीआई के केस में कोई भी चीज पहले, सीआई के केस में कोई भी चीज अगर पहले साल ए अनुपात बी में है, इसका मतलब ए रुपए की धनराशि है, 1 साल बाद बी हो गई, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो मुझे पता है, मैंने यहां से देख भी लिया है कि यही चीज 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद हो जाएगी ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगी। यही चीज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, यही चीज 3 साल बाद हो जाएगी। मैं बड़ी काम की चीज बता रहा हूं आपको, नोट करते रहिएगा। आप आज से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर जाएगा। आप ऐसे केवल वीडियोज को देखे रहेंगे आंखों से, भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। आप पेन कॉपी
हाथ में ही रखिए और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, समझ में आप उसको नोट करते रहिए, ताकि दोबारा से वीडियो आपको देखना ना पड़े। आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स को पलट करके एक बार रिवाइज कर लेना होगा, सारे कॉन्सेप्ट पहले जैसे हो जाएंगे। इसलिए आप लिखना जरूर सीखें। जब तक मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी अच्छी चीजें आपके सामने से निकल जाएंगी, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि कोई भी धनराशि ए थी, एक साल बाद वो बी हो गई। अब 2 साल बाद अगर उसी का रेशियो निकालना हो तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। अगर वही राशि 3 साल बाद निकालनी हो तो अनुपात क्या जाएगा, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। तो इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताया चलूंगा जहां जहां क्वेश्चन आएंगे। पहले हम केवल डीप के बारे में जान रहे हैं, मैं बड़े आराम से आपको बता रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर है क्या। ठीक है, क्वेश्चंस तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जान तो ले हम कि टॉपिक कैसे रन कर रहा है, कैसे उसके बेसिक्स हैं। ओके चलो, अच्छा यही चीज अगर वापस में रिवर्स करनी हो कि जैसे मैंने यहां किया कि पहले 3 साल बाद अनुपात 512 था, 729 हो गई। क्वेश्चन मान लो यही इतना ऐसा ही पूछ ले कि 512 रुपए की राशि है, वो 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 729 हो गई। अब बताओ दर क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। तो बड़ा आसान, मुझे 3 साल का अनुपात पता है ना, ये अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो, सॉरी ये प्रिंसिपल है और ये आपके पास अमाउंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या कहा कि ये 3 साल की बात है, अगर मैं 1 साल का निकालूं तो सिंपली इसका घनमूल ले लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी का घन रहा होगा। देखो आप ए अनुपात बी था, क्यूब करने पर ये मिला, तो इसका वापस में मैं इधर जाऊं वापस में तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, पावर 1/3 कर देनी पड़ेगी। यहां से वापस जाऊंगा पावर 1/2 कर देनी पड़ेगी। इसका मतलब वर्गमूल और घनमूल के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हुए हैं। तो 512 का मैं घनमूल ले लूंगा सिंपली, 729 का मैं घनमूल ले लूंगा। 512 घनमूल 8 होता है, 8 से क्या हो गया 9, बड़ा आसान। यानी ये 1 साल का मैंने कॉन्सेप्ट निकाल लिया, ये 1 साल के बाद हो गया। तो 8 रुपए की धनराशि 1 साल में 9 हो गई, मतलब 1 रुपए ब्याज मिल गया। कहां से मिल रहा है, मूलधन कितना है 1/8 गुणे 100। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि 1/8 किसकी वैल्यू होती है। अब अगर आप निकालोगे 5 घंटे तो उसके बजाय आप याद कर लो कि 1/8 12.5% की वैल्यू होती है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको बातें समझ में आ रही है ना, आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि आपको टॉपिक कैसा लग रहा है। क्या इससे पहले आपने इस तरह से पढ़ रखा है चीज़ों को, क्या इस तरह से आपने टॉपिक को रिलेट किया है कि केवल क्वेश्चंस लगाए और आगे बढ़ गए। तभी तो आपको टफ लगता है कि आपने क्वेश्चन को डीप से नहीं जाना, समझे नहीं बात को क्या है आखिर में। चलिए, तो जैसे जितना भी हम पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। आपने थ्योरी बड़ी अच्छी पार्ट से समझी है, जैसे जैसे और थ्योरीज बीच में आती रहेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना पर्याप्त है। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दृष्टिकोण से तो मैं जैसे बताऊं आपको, इसमें मैं ट्री मेथड भी बताऊंगा। एक ट्री मेथड होता है, वही इस टॉपिक की जान भी है। ठीक है, ट्री मेथड क्या होता है, शाखाएं उसमें फूटती रहती हैं चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं और समझा भी देता हूं कि ट्री मेथड आखिर में है क्या। तो ट्री मेथड के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर ट्री मेथड है क्या। जैसे मैंने कहा कि आपके सामने रेट कितनी है, 10% दे रखी है। ठीक है, समय दे रखा है 2 साल का दे रखा है। तो आप ट्री मेथड से कैसे सीआई और एसआई में डिफरेंशिएट कर सकोगे, बता रहा हूं आपको, समझिए बात को। जब आपके सामने रेट 10% की दे रखी है, मैं इसकी जानता हूं, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होती है। इसका भिन्नांक जो होता है वो 1/10 होता है। ये बात हमने पढ़ रखी, पहले से ही पढ़ रखी है। मैंने ये भी कहा कि 10 रुपए मूलधन है तो 1 रुपए उस पर ब्याज मिल जाएगा, 1 साल में मिलेगा। लेकिन समय तो 2 साल दे रखा है। और मैंने कहा था कि जो मूलधन होता है इसमें वो जीपी की तरह बढ़ता है, मतलब पावर की तरह बढ़ता है। तो 1 साल में 10 की पावर 1 है, तो 2 साल में 10 की पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या मेरे पास राशि हो गई 10 की पावर 2 मतलब 100। ये मेरे पास मूलधन हो गया। अब इस पर क्या लगेगा बताइए आप लोग, इस पर लगेंगे ब्याज। अब ब्याज कितने साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। ये फर्स्ट ईयर ब्याज हुआ, ये सेकंड ईयर ब्याज। कोई दिक्कत बताइए आप मुझे, समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो रेट तो 10% की है, तो हमको पता है कि 100 रुपए पर अगर 10% का ब्याज होगा तो कितने रुपए ब्याज मिल जाएंगे, 10 रुपए। कोई प्रॉब्लम।
मुझे पता है कि 100 रुपए पर अगर 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा तो कितने रुपए मिल जाएंगे? 10 रुपए। ये बात आपने पढ़ रखी पहले से। मैंने कहा था कि सीआई में चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो जो पहले साल का 10 रुपए ब्याज मिला है, इस पर दूसरे साल फिर से ब्याज मिलेगा। रेट कितनी रहेगी? रेट वही हमारी पुरानी वाली 10%। कोई प्रॉब्लम? तो 10% के हिसाब से अगर ब्याज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 यानी कि 1 रुपए। यही 1 रुपए ने अंतर पैदा कर दिया एसआई और सीआई में 2 साल में। वरना आपने 100 रुपए जमा किए थे, 10 रुपए पहले साल ब्याज मिलता, 10 रुपए दूसरे साल मिलता, यानी कुल धनराशि आपके 2 साल में 120 रुपए हो जाती। लेकिन हुई कितनी एक्चुअली में? 100 रुपए जमा किया, 10, 10, 20, 21 रुपए ब्याज मिल गया और कुल धनराशि कितनी हो गई? 121 रुपए बन गई जाके। इसको बोलते हैं अमाउंट में से धन बोलते हैं। यानी अब मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपके क्या हुआ क्या है कि ये राशियां लिखी हुई है, 10 रुपए पहले साल ब्याज, 10 रुपए दूसरे साल ब्याज, ये दरअसल में क्या है आपके? मैंने कहा था कि जब भी सेम अमाउंट में ब्याज मिले तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं, क्योंकि पहले भी साल वही मिल रहा है और दूसरे भी साल वही मिला है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भाइयों एसआई है। ये क्या है? ये साधारण ब्याज है। अंतर किसने पैदा किया? इस एक ने। इसका मतलब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10 एक 11 रुपए। ठीक है, 11 रुपए मेरे पास क्या हो गया? ये 100 रुपए के मूलधन पर क्या है? सेकंड ईयर का सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे साल का। आप कोई मुझसे पूछे कि भैया पहले साल का सर क्या होगा? तो पहले साल मैंने आपको बताया था कि एक साल में कोई अंतर क्रिएट नहीं होता है। पहले साल एसआई भी सेम है और सीआई भी सेम है, यानी पहले साल का एसआई 10 रुपए है और पहले साल का सीआई भी 10 रुपए है। लेकिन दूसरे साल में अंतर क्रिएट हो गया चूंकि एक साल गैपिंग मिल गई, यानी पहले साल की सीआई कितनी आई? 10 रुपए और पहले साल का सीआई भी 10 रुपए। लेकिन दूसरे साल का सीआई 10 रुपए होगा, 10 से 11 रुपए, लेकिन एसआई सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए ही होगा। क्लियर? इसका मतलब मैंने तुमको बताया था कि फिर से दोहरा रहा हूं कि एसआई स्ट्रेट लाइन में चलता है और सीआई चलता है इस तरह से, क्योंकि ये जीपी सीरीज को बिहेव करता है। क्लियर बात को? तो ये हुआ 2 साल का कॉन्सेप्ट। अगर इसी में मैं 3 साल का कॉन्सेप्ट बता करके ट्री मेथड का बस आपका टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं। केवल आप एक बात माइंड में रखना कि सीआई में क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है और उस जो रेट रहती है रेट के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे मैंने कहा 25% रेट है, ठीक है, 25% की वैल्यू 1/4, समय आपके सामने, अब की बार 3 साल दे दिया, तब क्या करोगे आप? ट्री मेथड बनाओगे फटाक से। मैं आपकी स्पीड इतनी तेज कर दूंगा कि आप फटाक से बिना देखे सॉल्व कर सकते हो। 25% की वैल्यू 1/4, समय 3 साल। तो मैंने कहा पावर सीरीज है, पावर की तरह चलती है, चूंकि जीपी की तरह बिहेव करती है। तो एक साल में मूलधन 4 रुपए है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 4 की पावर 3, यानी कि 4 चौको 2 चौको 64। 64 रुपए आपके पास क्या हो गया? मूलधन। अब उस पर 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड लास्ट वन क्या है? थर्ड ईयर। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से, 64 रुपए पर दर कितनी है? 1/4 की, यानी कितना रुपए मिलेगा? 16 रुपए। और मैंने कहा था साधारण ब्याज बराबर होता है, सेकंड ईयर भी 16 ही मिलेगा, थर्ड ईयर 16 ही मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? मैं अभी स्पीड से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैं स्लोली आराम से पढ़ा रहा हूँ, स्लोली बट स्ट्रिक्टली, लेकिन तो सतत। ठीक है, तो 16 का फिर से दोबारा ब्याज मिलेगा 1/4 की दर से। कितना हो जाएगा? 4 चौको 16। और 4 रुपए का फिर से मिलेगा थर्ड ईयर 1/4 की दर से 1 रुपए। ये बात समझ में आई? ये तो पहले साल का है, इस 16 का कॉन्सेप्ट है। और इस 16 का कॉन्सेप्ट क्या होगा? फिर से ये 1/4 की दर से 4 रुपए ब्याज मिलेगा। सब लोग कहेंगे हो गया इतना ही, बस मैंने कहा इतना नहीं, अभी इस 16 का डायरेक्टली थर्ड ईयर भी तो मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/4 की दर से कितना मिल जाएगा? 4 रुपए। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात क्लियर हुई? यानी कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये चीजें जो लिखी हुई है, ये क्या है आपकी? शो कर रही है, ये एसआई को शो कर रही है।
मैंने अभी भी लिखा था कि ऐसा ही स्ट्रेट लाइन में चलता है, सरल रेखा में चलता है, क्योंकि ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, ये समांतर श्रेणी है। तो 16 रुपए ब्याज पहले साल का, 16 रुपए दूसरे साल का, 16 रुपए तीसरे साल का, तो ये क्या हो गए, साधारण ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि क्या हुआ, पहले साल का चक्रवृद्धि भी कितना हुआ, वही है जितना एसआई है, लेकिन दूसरे साल का एसआई तो 16 रुपए है, लेकिन सीआई कितना हो गया, 4 रुपए बढ़ गया, किसका वाला, इस वाले का, तो कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। क्लियर। अब मुझसे कोई पूछेगा थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का 16 रुपए तो क्या हो गया, एसआई हो गया, लेकिन 4 रुपए इस 16 वाले का 20 रुपए, और इस 4 रुपए का 1 रुपए 21 रुपए, और इस 16 का 4 रुपए, यानी कितना 24, 16 4 20 1 21 4 25 रुपए, 25 रुपए क्या हो गया, थर्ड ईयर का सीआई हो गया। 3 साल का, तीसरे साल का क्या हुआ, थर्ड ईयर का सीआई कितना हुआ, 25 रुपए। तो मैंने कहा था जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा एसआई की वैल्यू कम होती रहेगी उस साल की, और सीआई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, क्योंकि सीआई पीछे से आ रहा है, बैकअप लेकर के आ रहा है, उसको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। सेकंड ईयर का सीआई कितना हुआ, 20 रुपए, फर्स्ट ईयर का सीआई एसआई बराबर होता है, तीनों साल का एसआई बराबर है 16 16 16, और थर्ड ईयर का सीआई कितना हुआ, 16 4 20 21 4 25 रुपए। ये क्लियर। अच्छा, मुझसे कोई पूछे कि सीआई और एसआई में अंतर कितना है, तो मैं उसको डायरेक्टली बता दूंगा कि जो ये लिखा हुआ है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये कितना हुआ, 16 3 48 रुपए, क्या है 48 रुपए। दरअसल में उसके पास क्या थे, एसआई से आए थे, साधारण ब्याज से आए थे। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 4 4 8 4 12 एक 13 रुपए एक्स्ट्रा मिले, यानी कि प्लस 13 कर दूं तो सीआई कितना मिल गया मुझे, 48 3 51 10 61 रुपए। 61 रुपए मेरे पास क्या हो गए, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अंतर कितना हुआ भाइयों। अब मैं बार बार ये करूंगा नहीं कि मैं एसआई निकालो सीआई निकालो फिर अंतर निकालो, मैं ग्राफ से ही देख सकता हूं कि ये क्या चीज है, ये चीज एसआई है और पूरी चीज क्या है, सीआई है। तो अंतर कितना हुआ, सिर्फ ये वाले जो लिखे हुए हैं, 4 4 8 1 9 4 माफ कीजिएगा, सही है 13 रुपए, ठीक है। अंतर दोनों के बीच में कितना आया, 13 रुपए। यही क्या है, सीआई माइनस एसआई है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर यहां तक आपको समझ में आया हो तो आगे हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। एक दो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर इस पर बेस्ड क्लास फिर आपके सामने प्रस्तुत होगी। क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, सपोज दैट कि आपके सामने टाइम दे रखा है 2 साल का, दर दे रखी है 12.5% की, चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने दे रखा हुआ है 680 रुपए, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ प्रिंसिपल कैसे निकालोगे। ऐसे क्वेश्चन सपोज दैट आ सकते हैं एग्जाम में, आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा। पहला जनरल तरीका क्या है, सिंपली कि आप देख रहे हो कि मैंने बार बार कहा है कि जिन भी क्वेश्चंस में परसेंटेज दिया होता है वो केवल क्वेश्चन परसेंटेज के मेथड से ही सॉल्व हो सकते हैं। आसानी हो जाती है देख करके कि परसेंटेज है मतलब एक्चुअल वैल्यू, उसमें कोई मतलब नहीं है खास। आर की वैल्यू 12.5%, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दर कितनी दे रखी है 1/8, यानी कि 8 रुपए हमारे पास मूलधन हो गया, 1 रुपए उस पर ब्याज मिल रहा है, यानी 9 रुपए हो रही धनराशि। ये बात समझ में आ गई सबको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। तो यानी कि 8 रुपए की धनराशि 1 साल में कितना हो गया 9, ये फर्स्ट ईयर की बात हुई, लेकिन वहां पे समय कितना दिया था 2 साल, यानी 8 से 9 फिर हो गए। कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था कि ये सीआई है, ये जीपी की तरह बिहेव करती है, 8 8 64, यानी आपके पास प्रिंसिपल कितना है 64 रुपए है, और ये अमाउंट कितना होता जा रहा है, ये 9 9 81 रुपए, ये कितना प्रिंसिपल अमाउंट बन गया 81 रुपए बन गया। यानी क्या क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं कि 64 7 71 10 81 70 रुपए आपके पास क्या हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और अगर कहोगे कि सीआई 70 रुपए है तो आपके सामने फिर आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि ये प्रिंसिपल है ये आंसर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में दिया नहीं है। अगर हम क्वेश्चन से कंपेयर करें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे पास, सीआई 680 रुपए। मैं दोनों को कंपेयर करूं,
17 से काट दूं, कितना है, 1 की वैल्यू 40 आ गई। बात समझ आई कि नहीं आई? 17 4 जा 68 और 0 लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत हुई? तो जब 1 की वैल्यू 40 आ गई है, मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। 64 गुणे निकालो 40, 64 गुणे 40, यही क्या हो गया आपके सामने, यही आपके सामने आंसर हो गया। आपसे पूछता अगर कि मिश्रण कितना हो जाता, तो कितना हुआ 81, इसको लिखा देते 81 गुणे 1 की वैल्यू क्या है 40। ये बात समझ में आई? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इसी क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा से ट्री मेथड से सॉल्व करूं तब कैसे हो जाएगा, उसको भी देख लीजिए आप लोग। स्टार्टिंग में टॉपिक आपको टफ फील लग सकता है, लेकिन एक बार आपकी स्पीड बन गई, आपने कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ लिया, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी क्वेश्चन को मैं ट्री मेथड से सॉल्व करूं, 12.5% दिया हुआ है, इसका मतलब 1/8। क्लियर? अब मैंने 8 का स्क्वायर किया, क्योंकि समय 2 साल दे रखा है। 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया। 64 का मैंने ट्री मेथड बनाया, आपको सिखाया ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। क्लियर? इतना आपको भाई एग्जाम पीरियड में लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं, आप फटाफट कीजिएगा। तो 8 64 है, उसका 8वां हिस्सा कितना होगा 8 होगा, फिर से 8 होगा, चूंकि SI बराबर होता है। फिर 8 से कितना हुआ 1 हो गया, यानी अंतर कौन पता कर रहा है, अंतर बना रहा है आपका CI बना रहा है। कोई दिक्कत? यानी कि 8 8 16 1 70 रुपए कुल क्या मिल गए, CI मिल गए। 17 की वैल्यू वहां क्या दे रखी है, एक्चुअली में 680 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 40 रुपए। मुझे कुछ भी निकालना, मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। निकालना मुझे क्या है, मूलधन कितना मेरे पास दे रखा है 64 रुपए, तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी 64 गुणे 40, डबल जीरो, एक जीरो लगा दिया, 4 चुको 16, हासिल आया 1, ठीक है, और 4 24 1 25, तो 2560 रुपए मेरे पास क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस को आप बड़ी इजीली कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन मैं जल्दी और बताता हूं आपको। अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा रहेगा, दर आपके सामने 16 सही 2/3% की दे दी जाए, समय 2 साल दे दिया जाए, और कुल धनराशि दे दी जाए, कुल धनराशि दे दी जाए आपके पास 1470 रुपए, और आपसे पूछा जाए कि मूलधन आपके सामने क्या होगा, प्रिंसिपल है P, वो क्या होगा, आप क्या सॉल्व करोगे? आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए, सॉल्व करके, कि आपको पुराने तरीके से समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। R की वैल्यू 16 से 2/3% है। अगर बच्चा स्मार्ट होगा तो फटाक से इसकी वैल्यू 1/6 लिख देगा। मुझे पता, मैंने लिख दी, आप भी ऐसे ही तैयार रखो कि क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सके बिना किसी तनाव के। 1/6 है, समय 2 साल है, कितना हो गया 36 हो गया। 36 से ब्याज मिलेंगे, दोबारा 2 बार मिलेंगे, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से फिर ब्याज मिलेगा 1 रुपए। मैंने फटाक से कर दिया, आप भी ऐसे ही फटाक से सीखो। तो कुल धनराशि कितनी हो गई? कुल धनराशि का मतलब क्या है, बच्चे समझते नहीं है। कुल धनराशि का मतलब है कि अमाउंट कितना हो गया 2 साल के बाद, कितना हुआ 1470, 1470 रुपए। 36 रुपए आपके पास मूलधन है, 6 6 12 1 13 रुपए, उसमें क्या जुड़ गए, उसमें ब्याज जुड़ गए। तो कितनी धनराशि हो गई 36 + 13 यानी कि 49 की वैल्यू क्या दे रखी है एक्चुअली में 1470। मुझे पता है कि मैं 49 को 3 से गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे 147। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 30 आ गई, 1 की वैल्यू 30 आ गई। यूनिट का मान पता हो गया, मैं कहीं भी दे सकता हूं। तो प्रिंसिपल कितना है 36, 36 से गुणा करो, 36 गुणे 30, इसका मतलब कितना हुआ 1080 रुपए मेरे पास मूलधन आ गए। ये बात समझ में आई आपको? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आखिर में, तो उसके बाद वीडियो को अपनी समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको चीजें समझ में कैसे आई। ये पहली वीडियो है, लेकिन आपका प्यार मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो जल्दी जल्दी कई सारी वीडियो पब्लिश होंगी, और आपका लेकिन सपोर्ट चाहिए पहली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कुछ करूं, सिंपली मैं ऐसे अगर आपसे पूछ लूं कि यही क्वेश्चन अगर 3 साल के लिए कॉन्सेप्ट में देता, तो आप कैसे जनरली को क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आसानी से दे दिया जाए। पहले मैं बता देता हूं कि कब ये मेथड फेल हो जाता है। जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है ये वाला फेल कब होता है, जिसमें कि हम रेशियो को बढ़ा करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आए आपसे कि अमाउंट पूछे, आपसे क्या पूछ ले, सपोज दैट आपसे अमाउंट पूछ ले, प्रिंसिपल भी पूछ ले,
तो जब तक प्रिंसिपल और अमाउंट पूछ ले आपसे और रेट दे रखा है आपके सामने, रेट क्या दे रखा, सपोज दैट 11 होल 1/9%, 11 से 1/9%। अब ये ऊपर से बवाला है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये कैसे इजीली सॉल्व होता है। समय मेरे पास दे रखा है, समय दे रखा है 2 साल का, और क्या दे रखा है, सेकेंड ईयर का सीआई दे रखा है, सेकेंड ईयर का सीआई दे रखा है। ये क्वेश्चन में दिमाग खराब करेगा बच्चों का कि सेकेंड ईयर का सीआई दे रखा है, ये कैसा सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करें। डाटा दिया है, अमाउंट क्वेश्चन मार्क है, प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क है, रेट 11 से 1/9% है, समय 2 साल दे रखा है, सेकेंड ईयर का सीआई दे रखा है। तो उस कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने तुमको कहा था कि 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी है, 1/9, तो 9 से 10, 9 से 10, 2 साल हो गया। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो 9 ने 81, 10,100, जो 19 रुपए ब्याज निकला, ये दोनों साल का है, सिर्फ सेकेंड ईयर का नहीं है। तो इसलिए ये मेथड फेल हो जाता है ऐसे कॉन्सेप्ट में जहां पे ऐसी चीजें पूछ ली आती हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रेफर करो ट्री मेथड को। ट्री मेथड बड़ा ही आसान मेथड है, उसमें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 साल का दिया है, तो 9 नहीं है 81, क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई कि 9 का मैंने स्क्वायर किया है। अब मैंने 81 का केवल स्ट्रक्चर बना लिया ट्री मेथड वाला। कैसे होगा, 81 का 1/9 कितना होगा, 9 हो जाएगा, 1/9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर 9 का 1/9 कितना हो जाएगा, 1 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 9, 9, 18, 1, 19 रुपए कुल चक्र ब्याज आया। लेकिन यहां पर कितना दिया हुआ है, यहां सेकेंड ईयर का सीआई दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, 9, 1, 10 रुपए की बात कर रहा है। तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की वैल्यू मेरे पास हो गई 70 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू एक्चुअली कितनी हो गई, 7 रुपए। जब 1 की वैल्यू 7 रुपए हो गई है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 81। 81 क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल। तो 81 गुणे 7, 81 इंटू 7 कर देंगे, मुझे क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल। 7 के साथ 7 8 56, 567 रुपए। और प्रिंसिपल आपको निकालना है। प्रिंसिपल क्या होगा कि 81 में अगर ये ब्याज जोड़ दें 20 रुपए, 9, 18, 19 रुपए जोड़ दें, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू निकाल दोगे तो क्या जाएगा आपके पास, अमाउंट हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। धन्यवाद।